नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। सभी मित्रों के बीच आज मैं फिर से लाइव आया हूँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं CDP के, जो आने वाले आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फास्ट रिवीजन होगा साथियों। 10 से 15 मिनट में मैं 30 क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा और ये आप लोग बिल्कुल देख के जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? देखिए, बुद्धि की परिभाषा नहीं पूछ रहा है, तो कार्य करने की एक विधि ये भी है, ठीक है। और बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ये भी है, और ज्ञान की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों के से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, ये भी है, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है, ठीक है साथियों। यही आंसर हो जाएगा, ये ही सटीक परिभाषा इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अनुकरण, देखिए अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। किसका कथन है? रेवर्न का, डमविल का, रॉस का, मैकडूल का। तो ये साथियों किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेवर्न का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आप अपनी कक्षा के लिए बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? बच्चे के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, ठीक है, बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे, और उपरोक्त सभी। तो साथियों, बौद्धिक विकास के लिए आप बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे, ठीक है। 13 का थर्ड का 1 नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बातचीत करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वह छात्र अपने घर पर ही बहुत कम बात करता है। तो आप छात्र के विषय पर निम्नलिखित में से क्या विचार देंगे? तो ऑप्शंस हैं, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। शिक्षक की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, और उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन हो जाएगा, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वो खुल के बात कर पाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दिशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये तात्पर्य है, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अधिक ताप तथा आर्द्रता बालकों की मानसिक क्षमताओं के विकास का द्योतक है। जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिसमें कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा प्रेरित करेंगे। माता पिता को उसकी शिकायत करेंगे। देखिए, शिकायत करना नहीं है, दंड देना नहीं, उपरोक्त सभी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। किसी बालक में संवेग आवश्यक है, क्योंकि संवेग क्या होता है? बालक की उद्दीपक अवस्था है, जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, ठीक है। और दूसरा है, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, और बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालक द्वारा दिया गया विशेष दशा में दिया गया एक प्रत्युत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? कठोरता व लचीलापन, दोनों, लचीलापन और कठोरता। तो साथियों क्या हो जाएगा इसमें? हमको फ्लेक्सिबल रहना है, तो ये हो जाएगा लचीलापन, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट चलते हैं। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त मतलब डिजेबल हैं कह सकते हैं, तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठने की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयोगी होगी? देखिए, बच्चों को कक्षा में ही कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चे को सबसे आगे बिठाया जाए, मानसिक रूप से निःशक्त बच्चे को सबसे आगे बिठाया जाए और सामान्य बच्चे को सबसे आगे बिठाया जाए। तो साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बच्चे को कहीं भी बैठने की अनुमति और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है 10 नंबर। देखिए, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉमसन ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने और बीने ने। देखिए, थॉमसन और थॉर्नडाइक होगा नहीं, कंफ्यूज करेगा ये दोनों क्वेश्चन। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, बुद्धि के प्रति दर्श सिद्धांत का प्रतिपादन, तो सॉरी साथियों, ये थॉमसन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने बीने और स्पीयरमैन ने आईक्यू की बात करी है। ठीक है, आईक्यू के बारे में पहले बीने ने बताया, फिर उस पर आगे भी काम स्पीयरमैन ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों को वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो साथियों, बी ग्रेड के अंतर्गत किसको रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, 56% टू 74%। उसके बाद फिर आता है ए ग्रेड, ठीक है, 75% टू 90%। उसके बाद आता है ए प्लस 90% टू 100%। ठीक है, और सी ग्रेड आ जाएगा इससे 56% से कम वाला, और उसके बाद तो फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो साथियों, देखिए क्या कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी का अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना करना चाहिए। बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना चाहिए, बिल्कुल। विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना चाहिए। देखिए, ये तुलना करने वाला शब्द सही नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत हमको नहीं है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षणिक विभिन्नताएं देखी जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, और भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो साथियों, इसका आंसर यही हो जाएगा, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण, इंडिविजुअल एक्टिविटीज होते हैं उनमें, इसलिए ऐसा होता है। चलिए, नेक्स्ट है, आप कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विशेष विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। कौन? आपकी कक्षा की एक बालिका है मीरा, जो स्कूल में होने वाले हर एक एक्टिविटी में को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहती है। आपकी राय इस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया, आपकी उसकी इस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी? मीरा एक पिछड़ा वाली? नहीं। पढ़ाई में मन नहीं लगता? नहीं। मीरा को खेलना पसंद है? नहीं। मीरा एक क्रिएटिव स्टूडेंट है और ये सृजनशील बालिका है। ठीक है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, और विशेष शब्दों के उच्चारण के लिए उसे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो क्या कहें? तो साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा वहाँ? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना है, तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाएंगे? बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, और उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? क्या प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि और व्यक्तिगत इतिहास विधि? तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 परीक्षण विधि। ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षण के कौशल। सर्वाधिक महत्व हमको व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र हमारे स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है। ठीक है, और सबको साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक और युवावस्था तक। देखिए अधिगम साथियों, हम लोग हमेशा पूरा ज़िंदगी सीख सकते हैं, चाहे बुढ़ापे में हो, बचपन में हो, युवावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं एवं परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन और प्रत्यक्षात्मक चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन। देखिए उसके सामने जो प्रत्यक्ष होता है उसको देखकर वो चिंतन करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है क्या? बच्चों को दंड देने में, गृह कार्य देने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बौद्धिक विकास करने में आपकी भूमिका है। नेक्स्ट है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि को अपनाया? ठीक है, साक्षात्कार विधि, जांच पड़ताल विधि, तार्किक विधि, ये सभी। तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर साथियों? साक्षात्कार विधि उन्होंने अपनाया था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? तो आप लोग समझ सकते हैं, सभी लोग इस फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, मैं का जो भावना आता है किशोरावस्था में आता है। जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आप में मैं का भावना उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट है, बच्चों की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? गणित की, धर्म की, भाषा की, विज्ञान की? देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में आप विज्ञान सिखाने से कोई मतलब नहीं है, गणित भी नहीं सिखाना है और धर्म से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसको आप भाषा का ज्ञान देंगे, तभी आप कोई और दूसरा ज्ञान दे सकते हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? देखिए शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर एवं सुव्यवस्थित करना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचार व परिवर्तन का स्वागत करना, सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। देखिए सबसे पहली बात, अपने जीवन को अधिक सुंदर, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा साथियों? सृजनात्मक और सक्रियता में विश्वास करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, जीवन के नए मूल्य, नए विचार एवं वह परिवर्तन का स्वागत करना, यही क्रिएटिव स्टूडेंट का लक्षण होता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। कैसा? लचीला, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, पूर्व ज्ञान पर, वातावरण के अनुसार। देखिए लचीला भी होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित भी होना चाहिए, तभी बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे, और वातावरण के अनुकूल तो बिल्कुल ही होना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है नहीं होना चाहिए था, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, ये गलत है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। देखिए कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रथम चरण, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए हैं, स्टेज 0, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों। तो दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। तो देखिए
27 का आंसर हो जाएगा, सबसे पहला जो चरण है यह है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि आपकी, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, यदि आपके कक्षा में एक विद्यार्थी 10 को नेट पढ़ता है, 100 को वॉज पढ़ता है, तो बिल्कुल ही वो क्या है, पठन विकार है उसमें। और पठन विकार किस में होता है साथियों, डिसलेक्सिया में पठन विकार होता है। वॉज को 100 पढ़ देगा, ठीक है, 10 को नेट पढ़ देगा, यानी उल्टा पढ़ता है। एक तरह का ये बीमारी है, कह सकते हैं डिसेबिलिटी है, ठीक है। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, कैलकुलेशन से संबंधित है। आग्राफिया कुछ होता नहीं है। अफेजिया होता है कि अगर आप को बिल्कुल ही कुछ भी बोलने में दिक्कत हो रहा है, आपके दैनिक दिनचर्या में दिक्कत हो रहा है, तो उसे अफेजिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली ये डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया याद रखना है। आग्राफिया नाम से कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती है। देखिए ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है और वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्याम पट्ट पर देख नहीं पाते हैं, तो उसे आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे डांट देंगे? बिल्कुल नहीं। उसे चश्मा की सलाह देंगे? नहीं। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठने देंगे, जिससे वे श्याम पट्ट पर लिखित सामग्री देख सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का भी बात हम लोगों को समझना है और बिल्कुल ही, और उन पर, इसीलिए तो कहते हैं कि शिक्षा का जो व्यवस्था होना चाहिए बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड यानी कठोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षा की पाठ्य चर्चा बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है, समाज, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है। और देखिए नेक्स्ट है, पाठ्य चर्चा सामाजिक निर्देश का पालन करती है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है, इसके लिए हमें शिक्षा की पाठ्य चर्चा भी बदलते रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। आज का वीडियो यहीं तक था साथियों। थैंक यू अंत तक जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।